इससे पहली क्लास में हमने लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उपसर्ग। तो दोस्तों, उपसर्गों को हम अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी बोलते हैं। और उपसर्ग जो कि दो टुकड़े किए जा सकते हैं, जिसके कि एक है उप और दूसरा टुकड़ा है सर्ग। तो मित्रों, देखते हैं हम। उप का अर्थ होता है समीप, समीप या पास, समीप। और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना, सृष्टि करना। यानी कि उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। अब मैं बात करता हूँ इसकी परिभाषा की। इसकी परिभाषा ये है कि जैसे मान के चलो, मैंने एक उदाहरण दिया यहाँ पे, एक परा प्लस जे, परा प्लस जे, ये हमारा मूल शब्द है। और इस मूल शब्द में ये प्रारंभ में हमने उपसर्ग लगा दिया है। तो इसकी परिभाषा ये बनती है, ये हो गया शब्दांश और ये हो गया हमारा मूल शब्द, ये हो गया हमारा मूल शब्द। तो इसकी परिभाषा हम बनाएंगे। परिभाषा बन जाएगी कि मूल शब्द के प्रारंभ में है जो शब्दांश लगते हैं, और उसके लगने के बाद जैसे पूरा शब्द बन गया पराजय, इसका पूरा शब्द बन गया पराजय। और पराजय बनने के बाद में इसमें क्या हो गया, परिवर्तन। क्या हो गया इसमें, परिवर्तन या विशेषता आ जाए, परिवर्तन हो जाए या विशेषता आ जाए, तो वह हमारा उपसर्ग है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मूल शब्द में जब कोई शब्दांश प्रारंभ में लग जाता है और उसके लगने के बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है या विशेषता उत्पन्न हो जाती है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि शब्दांश प्लस मूल शब्द, मूल शब्द बराबर हो गया उपसर्ग। जब शब्दांश मूल शब्द में जुड़ जाता है और मूल शब्द में जुड़ने के बाद में उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या विशेषता आ जाती है, तो वह उपसर्ग कहलाता है। तो ये तो थी अभी हमारी परिभाषा। अब परिभाषा के बाद में अब हम बात करते हैं गतियाँ, उपसर्ग की गतियाँ। उपसर्ग की गतियाँ या हम कहें उपसर्ग जो हैं हमें कितनी तरह से प्रभावित करते हैं या कितनी तरह से उनकी गतियाँ होती हैं। चलो शुरू करते हैं। गतियाँ, जैसे कि मित्रों हम देखते हैं जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो हमें, यानी कि हमारी जो गतियाँ हैं जो तीन तरह की होती हैं, जिसमें एक गति होती है, पहली जो गति है वो है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी कि वो शब्द में, यानी कि शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता ला देती है। और दूसरी हमारी जो गति है वह है, यानी कि जो उपसर्ग होते हैं, कुछ उपसर्ग या कुछ शब्दांश मूल शब्द के साथ में लगने के बाद में उनमें यानी कि विपरीत परिवर्तन कर देते हैं या उनके अर्थ को उलट देते हैं। और कुछ गतियाँ, एक तीसरी गति है, जो वो तीसरी गति ये होती है कि उसमें कोई भी मूलभूत परिवर्तन नहीं हो पाता है, वो जैसी है जैसी की रहती है, थोड़ा बहुत ही कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पाता है उसमें। तो चलिए उनकी गतियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहली गति के बारे में बात करूँ तो शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। तो पहली गति है शब्द
शब्द के अर्थ में विशेषता इनकी पहली जो गति है वो है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे मान के चलो मैंने एक शब्द लिखा है अनु प्लस कंपा, अनु प्लस कंपा बराबर अनु कंपा। यहाँ पे ये उपसर्ग लगा हुआ है और ये हमारा मूल शब्द है। इन दोनों की जुड़ने के बाद में अनुकंपा शब्द बना है और अनुकंपा में एक अब विशेषता आ गई है। इसका एक दूसरा उदाहरण ये भी देख सकते हैं, प्रेय प्लस बल बराबर प्रेय बल। ये भी इसका दूसरा उदाहरण है, प्रेय प्लस बल बराबर प्रेय बल, यानी कि प्रेय में उपसर्ग लगा हुआ है और ये हमारा मूल शब्द है और इन दोनों के जुड़ने पर प्रबल शब्द बना है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के अर्थ में विशेषता लाना हमारी एक उपसर्ग की पहली गति है। अब दूसरी गति के बारे में बात करते हैं। दूसरी गति है हमारी शब्द के अर्थ को पलट देना, शब्द के अर्थ को पलट देना। ये हमारी दूसरी गति है। जैसे मान के चलो हम कोई भी शब्द लिखते हैं या कोई भी उपसर्ग लिखते हैं तो वह उपसर्ग लगने के बाद में जो शब्द होता है उसका विपरीत अर्थ कर देती है। जैसे मान के चलो मैंने उपसर्ग लिखा परा प्लस और मूल शब्द लिखा, ये उपसर्ग है और ये हमारा है शब्द, मूल शब्द। अब इसको जोड़े हैं तो आएगा परा जय। इसका अर्थ हुआ है, इसका मतलब था जय यानी कि जीतना, ये जी धातु से मिलके बना है, जय का मतलब होता है जीतना। अब मैंने जैसे ही इसका परा उपसर्ग लगाया इसमें और इसका अर्थ हो गया उल्टा हो गया, इसका अर्थ यानी कि आधा। तो ये दूसरी गति है उपसर्ग की जो हम यानी कि समझ सकते हैं कि यह अर्थ को पलट देती है यानी कि विपरीत कर देती है। तो अब तीसरी गति के बारे में बात करते हैं जो शब्द के अर्थ में कोई भी खास परिवर्तन नहीं करती है और उसी के लगभग आसपास ही उसका अर्थ रहता है। जैसे तीसरी गति है शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं करना। यह हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है उसके आसपास ही रहता है। जैसे मान के चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ, बी प्लस शुद्ध बराबर होता है विशुद्ध। ये था हमारा तीसरा उदाहरण, ये तीसरी यानी कि जो गति है उसका तीसरा उदाहरण। बी प्लस शुद्ध, बी इसमें उपसर्ग है और शुद्ध इसमें मूल शब्द है और ये पूरा शब्द बना है मिलके विशुद्ध। इसके जो अर्थ है टूटा हुआ अर्थ देखते हैं तो भी अर्थ लगभग वही है और विशुद्ध देखते हैं तो थोड़ा बहुत ही अर्थ होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारी तीन गतियां हैं उपसर्ग की। पहली गति है शब्द के अर्थ में विशेषता लाना, जैसे कि अनु प्लस कंपा बराबर अनुकंपा, प्रेय प्लस बल बराबर प्रेय। दूसरा देखते हैं शब्द के अर्थ को उलट देना यानी कि विपरीत कर देना, जैसे कि परा प्लस जय, यहाँ जय का मतलब था जीतना और यहाँ इसका अर्थ हो गया उपसर्ग लगने पर हारना। तीसरी गति है अर्थ में परिवर्तन नहीं करना, अर्थ में परिवर्तन नहीं करना, यहाँ मिस्टेक हो गया है, अर्थ में परिवर्तन नहीं करना, जैसा अर्थ है वैसा ही बनाए रहना, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन नहीं करना। तो ये थी मित्रों हमारी तीन उपसर्ग की गतियां। अब इसके बाद में देखते हैं उपसर्ग की विशेषता।
उपसर्ग की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं। अब शब्दांश और एक शब्द, ये दो चीजें हैं। शब्दांश और शब्द। शब्द का अर्थ है या शब्द का मतलब है कि वे वर्णों के समूह को, या हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कोई भी शब्द लिख लिया यहाँ पर काउंट, ये हमारा सार्थक समूह है वर्णों का और ये सार्थक अर्थ देता है, इसलिए ये शब्द कहलाता है। और शब्दांश के बारे में बात करता हूँ, जो हमारे उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। जैसे मान के चलो मैंने आ उपसर्ग दिया, अब जैसे हम देखते हैं इसका अर्थ होता है आकार होता है प्राकृत, तो इनका भी शाब्दिक यानी इनका भी सार्थक अर्थ होता है और इनका भी सार्थक अर्थ होता है। लेकिन इनको हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं शब्दांश को, इसलिए हम इनको शब्दांश कहते हैं, और इनको हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। अब आगे देखते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो उपसर्ग होते हैं ये शब्दांश होते हैं, ये इसकी पहली विशेषता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता है शब्द के पहले जुड़ते हैं। शब्द के पहले जुड़ते ये इसकी दूसरी विशेषता है, शब्द के पहले जुड़ते हैं। तीसरी विशेषता है अर्थ परिवर्तन की क्षमता होती है। अर्थ परिवर्तन चौथी विशेषता है ये अर्थवान होते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो अर्थवान होते हैं। और पांचवी विशेषता है इनमें संधि के नियम लागू होते हैं। ये इसकी पांचवी विशेषता है, इसमें संधि के नियम लागू होते हैं। और छठी विशेषता है इनसे बने शब्द सामासिक पद होते हैं। सामासिक पद इनसे बने शब्द सामासिक पद होते हैं। और ये थी हमारी विशेषताएं। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, दूसरा है शब्द के पहले जुड़ते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं, अर्थ परिवर्तन की क्षमता होती है इनमें, और ये स्वयं अर्थवान होते हैं, इनका कोई ना कोई अर्थ होता है उपसर्गों का। और पांचवा है इनमें संधि के नियम लागू होते हैं। और छठा है इनसे बने शब्द सामासिक पद होते हैं। तो आगे चलते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ इनके प्रकारों की, इनके भेदों की
इनके भेद कितने हैं, उपसर्गों के भेद। उपसर्गों को पढ़ने के लिए हमें निम्न प्रकार पढ़ने हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले हमें संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने हैं। दूसरे नंबर पर है वे अव्यय। वे अव्यय जो आज वर्तमान में एक उपसर्गों के रूप में हम वो पढ़ रहे हैं, वो ये अव्यय हैं जो संस्कृत से आए हैं। इनको आज हम एक उपसर्ग के रूप में इनको हम पढ़ते हैं। वे अव्यय जो संस्कृत से आए हैं, जिन्हें हम उपसर्ग के रूप में पढ़ते हैं। तीसरा है हिंदी के उपसर्ग। चौथा है अरबी फारसी। चौथा है अरबी फारसी और पांचवा है अंग्रेजी और छठा है उर्दू। तो मित्रों ये थे हमारे भेद। इनको क्रमशः बारी बारी से हम पढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग और फिर दूसरे नंबर पे हैं वे संस्कृत के अव्यय जो आज वर्तमान में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, और तीसरा है हिंदी के उपसर्ग और चौथा है अरबी फारसी के उपसर्ग और पांचवा है अंग्रेजी के उपसर्ग और छठा है उर्दू के उपसर्ग। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ संस्कृत के उपसर्ग। अब आगे अगले वीडियो में हम इन संस्कृत के उपसर्गों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज तो मैं केवल इनके प्रकारों को बता देता हूँ। संस्कृत जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या है 22। उनकी जो संख्या है वो है 22 और इन 22 उपसर्गों को हम दो प्रकारों में विभक्त करके पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रकार है व्यंजनांत और इसमें दूसरा प्रकार है स्वरांत। कह सकते हैं हम व्यंजनांत उपसर्ग या स्वरांत उपसर्ग। व्यंजनांत उपसर्गों की संख्या हमारी 6 है और स्वरांत उपसर्गों की संख्या 16। तो अगले वीडियो में हम इन व्यंजनांत उपसर्ग और स्वरांत उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि व्यंजनांत जो उपसर्ग है उनके बारे में मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जिसमें पहला निर, निस, दुर, दुस और पांचवा है सम और छठा है उर्दू या उर्दू। ये थे हमारे 6 व्यंजनांत उपसर्ग। और अब हमारे हैं स्वरांत उपसर्ग जो कि 16 हैं। उन्हें भी बारी बारी से देख लेते हैं। पहला है अति, अधि, अभि, अपि, अब, अप, अनु, आ,
प्रति प्रति परी परा उप वी नी और सु। ये हमारे स्वरांत में उपसर्ग हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग जो हमारे 22 प्रकार के हैं और वो 2 तरह से विभक्त हैं। इसमें पहला है व्यंजनांत उपसर्ग और दूसरा है स्वरांत उपसर्ग। इसमें कि व्यंजनांत उपसर्ग में इनकी संख्या है 6, निर, निस, दुर, दुस, सम और छठा है उद या उत। फिर है स्वरांत उपसर्ग जिसकी संख्या है 16 और इसमें अति, अति, अभी, अपि, अब, अप, अनि, आ, प्रे, प्रति, परि, परा, उप, वी, नी और सु। ये हमारे संस्कृत उपसर्ग हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इनको डिटेल से बारी से पढ़ेंगे, जो कि संस्कृत के उपसर्ग हैं और व्यंजनांत और स्वरांत उपसर्ग हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को भी दबाना। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।